हाँ जी, देखिए ये संविधान और राज्य व्यवस्था का पार्ट 11 है। इसमें हम प्रस्तावना को समझा रहे हैं। प्रस्तावना आप थोड़ा अच्छा से समझिएगा कि भारत क्या है, कैसा है, किस सेटअप में हम लोग रह रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। सिर्फ प्रियम्बल से इसको मिनी संविधान कहा जाता है। आप अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को सिर्फ इसको समझकर समझ सकते हो कि हमारा क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। बात समझ रहे हैं? तो समझिए पहले क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सारे वर्ड हम समझाएंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि भारत कैसा है, आप किस भारत में रहते हो। नहीं तो हो कहोगे कि आप कैसा भारत है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है भारत। बात समझ रहे हैं? बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, हमारे नागरिकों को क्या क्या मिला है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना में किन 3 तरह की न्याय की चर्चा की गई है, अथवा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी न्याय की चर्चा प्रस्तावना में नहीं की गई है। तो सामाजिक न्याय की चर्चा की गई है, आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है और राजनीतिक न्याय। और आपको किस किस चीज की स्वतंत्रता दी गई है, तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना किन, कोई और जैसे क्वेश्चन सेट करेगा कि एक और स्वतंत्रता दे देगा और कहेगा कि प्रस्तावना में चर्चा है या नहीं, किस तरह की नहीं की है, तो 5 विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की प्रस्तावना में चर्चा है। और प्रतिष्ठा और अवसर में समता, समानता नहीं है, समता है, हम आगे समझाएंगे। प्राप्त करने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा, मतलब व्यक्ति की जो मूलभूत उसकी गरिमा होती है, मानवीय गरिमा होती है, उसको नष्ट नहीं किया जाएगा। आप ये सब दे रहे हैं तो ये नहीं, किसी को ऐसे नहीं होता है, किसी को कुछ दीजिए, हेल्प करिएगा ना, तो देखिएगा माइंड सेट है लोगों का, कुछ हेल्प कर रहा है तो आपको बोलेगा, उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। मतलब जैसे है, जैसे कोई आपको हेल्प कर रहा है तो 4 बात बोल देगा और साथ में हेल्प करेगा, तो हेल्प तो कर रहा है मगर आपकी गरिमा को नष्ट किया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? इस तरह से भी होता है। देखते हैं कि आप गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब है, आपको जॉब दे रहा है मगर बॉस से भेटा जाइएगा तो लतेड़ देगा। इस तरह की बात नहीं कही गई है। आप गलती करोगे तब बोलोगे। ये माइंड सेटअप नहीं होना चाहिए कि हम इनको रखे हुए हैं, हम पैसा दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, चाहे हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, तो कुछ नहीं किए हैं तो हम 2 बात बोल सकते हैं, तो व्यक्ति की गरिमा नष्ट होती है। बात समझ रहे हैं? तो कह रहा है कि सब मिलेगा मगर उसमें आपकी डिग्निटी बरकरार रहेगी ना, कोई आपको अपमानित नहीं कर सकता। राष्ट्र की एकता भी बरकरार रहनी चाहिए और अखंडता, यानी डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करता है। ठीक? प्रस्तावना सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि आदमी की डिग्निटी भी बनी रहे, राष्ट्र की यूनिटी और इंटीग्रिटी, अखंड ना हो, अखंडता है मतलब टूटे नहीं, इस तरह की बंधुता को बढ़ाने वाली जो भी बात, इस तरह की बात होगा, बढ़ाने वाला होगा, उसको दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949, अब ये पूछ देता है कि ये तो ग्रेगरियन कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार या विक्रम के मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006, ये याद रखिएगा, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी। शुक्ल समझ रहे हो, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल सप्तमी के दिन 2006 में अपनाया गया है विक्रमी को, ये तो संविधान को अंगीकृत, ये 3 वर्ड है, इसी तरह से नहीं दिया गया है, समझिए। अंगीकृत मतलब एडॉप्ट करना, अधिनियमित कर मतलब इनेक्ट करना, आत्मार्पित मतलब आवर सेल्फ। उदाहरण के तौर पर समझिए कि ये सारी बातें, जैसे कोई आपको कोई गिफ्ट दे हम,
आपने स्वीकार कर लिया, एडॉप्ट तो कर लिया, ठीक। अब उसको पहनिए नहीं, लागू ही नहीं कीजिए, तो गलत बात है ना। आप लेकर फेंक भी सकते हैं, हम बन गया, एडॉप्ट कर लिया, हम यूज नहीं किए। तो इसीलिए कहा गया कि आप एडॉप्ट कर रहे हैं हम, और इसको लागू भी कर रहे हैं, तो लागू कहीं और पर नहीं, किसी और पर नहीं, आत्मार्पित अपने आप को, आवर सेल्फ। समझ रहे हैं? देखिए, एक भी वर्ड छोड़ा गया नहीं गया है कि कोई रास्ता आप निकाल लो। बार बार इसको पढ़ा गया है कि कोई ना इसमें से कोई रास्ता निकाल लेगा, तो कि बचने का, क्योंकि ये तो मूल बातें ना लिखी हुई हैं, तो अंगीकृत भी करते हैं, ठीक, लागू भी करते हैं, तो लागू कहीं और पर नहीं, किसी और पर नहीं, अपने ऊपर। बात समझ रहे हैं? आत्मर्पित करते हैं, यही प्रस्तावना में है। अब प्रस्तावना जो है, ये संविधान में प्रस्तावना आपको 4 बातें मूल रूप से बता देती हैं। उन बातों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या बताती हैं। तो बताती है शक्ति का स्रोत किसके पास है, यानी कि भारत में शक्ति का सोर्स ऑफ पावर किसके पास है, जो भी पावर है वो किसके पास है, तो वो बताता है कि भारत के लोग के पास है। तो ये कैसे पता चला? तो ये देखो, कह रहा है कि हम भारत के लोग, यानी ये सारी बातें कहने वाले और लागू करने वाले एक पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं है। कौन है? तो शक्ति किसके पास अंतिम रूप से रही? भारत के लोग। ऐसे कहीं लिखा नहीं है, इससे मिंट निकल के आ रहा है, अर्थ निकल के आ रहा है। यह है संविधान में हम बताए थे कि मौलिक बातें लिखी हुई हैं, उसकी विवेचना, उसका पॉलिटी है। संविधान और राज्य व्यवस्था, पहले वाला जाकर वीडियो देखिए, बस समझ में आ रहा है। तो शक्ति का स्रोत किसको है पास है? भारत के लोगों के पास। और कौन इसको एडॉप्ट कर रहा है? भारत के लोग। संविधान सभा एडॉप्ट नहीं कर रही है, अच्छा है कोई पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं है। अगर संविधान सभा करती या कोई पार्टिकुलर व्यक्ति करता तो शक्ति उन्हीं के पास चली जाती, क्योंकि हम स्वीकार किए हैं, तो यहाँ तो पूरी जनता स्वीकार की है। तो शक्ति का स्रोत किसके पास है? और प्रस्तावना ये बता देता है कि भारत में जो शासन होगा वो कैसा होगा, शासन पद्धति क्या होगी। तो बता रहा है कि शासन पद्धति, प्रस्तावना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। अभी हम इस सारे वर्ड को समझाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा। इन सारे वर्ड को समझना होगा कि भारत कैसा है, व्हाट इज इंडिया। बात समझ रहे हो? तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य भी है। बात समझ रहे हैं? ये बता देता है। और ये सारी बातें, संविधान लिखने का लक्ष्य क्या है, ये मतलब जो किताब है, जो संविधान है, उसका एम क्या है। जैसे आपके जीवन में नहीं कहा जाता है कि हमारा लक्ष्य है, बीपीएससी कह लीजिए, यूपीएससी कह लीजिए, जो भी है वो आपके जीवन के गोल हैं। एक होता है लक्ष्य, मतलब एम्बिशन। जैसे आपको इस जीवन में कुछ कुछ पाना है, वो आपका गोल है। गाड़ी लेना है, कार लेना है, कुछ भी लेना है। बात समझ रहे हैं? और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? आए ही क्यों ही धरती पर। अगर ये सोचिएगा तो ये हो जाएगा आध्यात्मिक बातें। उसी तरह से इन सारी बातों को, भारत को आगे आने वाले किस दिशा में ले जाना है, तो वो कह रहा है कि संविधान का लक्ष्य है। तो संविधान का लक्ष्य है, चाहे उद्देश्य है, क्या है कि इसके नागरिकों को न्याय देना है। क्या देना है? न्याय। अब ये न्याय कितने तरीका का देना है? तो 3 तरह का। ये ध्यान रखोगे कि इस प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय यानी समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, सब लोग बराबर होगा। ये संविधान का हमारा उद्देश्य है। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो संविधान विरुद्ध बात करता है। मतलब समझ रहे हैं? और आर्थिक, सबको अपना पैसा, अपना उपार्जन करने का हक है, आर्थिक न्याय भी होगा। बात समझ रहे हैं? आगे समझाएंगे इस सबको। और राजनीतिक, यानी कोई एक पद प्रतिष्ठा पर एक ही व्यक्ति का प्रभुत्व या एक वंशज का नहीं रहेगा, आपको भी मिलेगा, राजनीतिक न्याय आपके साथ होगा। तो राजनैतिक न्याय की बात करता है। कितने तरह का, ये याद रखना कि प्रस्तावना किन
कितने प्रकार की न्याय की और कौन कौन। अब आपके नागरिकों को, यहाँ के नागरिकों का लक्ष्य है कि स्वतंत्रता देंगे हम। क्या देंगे? स्वतंत्रता देंगे। तो कितने तरह की स्वतंत्रता की बात करता है ये भी ध्यान रखना। तो आपको ये स्वतंत्रता दिया जा रहा है कि आप कुछ सोच सकते हैं, विचार की स्वतंत्रता है, आपके विचार पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब आप जैसे सोच रहे हैं, जैसे पहले था ना कि आप इसके बारे में सोचिए मत, ऐसा संविधान आपके बारे में नहीं रोकता है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, सोच भी सकते हैं और अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति के भी है, अभिव्यक्ति मतलब कह भी सकते हैं, सोचिए, मुंह से निकाल भी दीजिए, मगर यहीं पे घेर दिया है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता होनी चाहिए। संविधान ऐसा चीज है ना हमारा कि आप देखिए, आपको पूरी आज़ादी है आपका हाथ ऐसे ऐसे करने का, पूरा घुमाइए, मगर वहां तक जहां तक मेरा नाक शुरू नहीं होता है, समझ लो। ये नहीं कि किसी के नाक को धक्का ऐसे फोड़ दिए, ये आज़ादी नहीं देता है। आप दिमाग में कंट्राडिक्ट कर पाओगे कि आज़ाद हो गए। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि किसी का आप अपना हाथ ऐसे डुला सकते हैं, इसकी आज़ादी है, मगर वहीं तक जहां से मेरा नाक शुरू नहीं होता है, ये आज़ादी है। तो ये मत समझ लेना कि आज़ादी का मतलब किसी को कुछ कर सकते हैं, ठीक? तो अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है। और आप किसी चीज को विश्वास करना चाहते हैं, किसी चीज पर विश्वास, आपको बाद में समझ में आएगा कि ये जो वर्ड डाला गया है ना, क्यों डाला गया है, और सब वर्ड क्यों नहीं डाला गया, यही क्यों डाला गया। या आप किसी चीज, मत, मजहब, कोई बिलीफ अपना सिस्टम रखना चाहते हो, तो संविधान अथवा यहाँ के शासन व्यवस्था आपके बिलीफ को छन्न भिंग नहीं करेगी। आप लव मैरिज में करना चाहते हो करो, अरेंज मैरिज करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते शादी मत करो। इस पर संविधान नहीं कहेगा कि शादी करबे करो चाहे मत करो, बस संविधान नहीं कहेगा। आपका बिलीफ है कि नहीं है, जरूरी है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने विश्वास पर कायम कर सकते हैं, ये तरह की बात कही गई है, ठीक। और धर्म भी आप कर सकते हैं, मतलब कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इस पर संविधान पाबंदी नहीं दे सकता। आप हिंदू हैं तो मुस्लिम हो जाइए, मुस्लिम है तो हिंदू हो जाइए, जो बुझाए उधर उधर घूमते रहिए, इसकी आज़ादी है, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है भारत सरकार की तरफ से, समझ रहे हैं। और उपासना, उपासना मतलब समझ रहे हैं क्या? पूजा पद्धति, कोई भी पूजा पद्धति आप अपना सकते हैं, बात समझ रहे हैं। उपासना उपजोर आसन होता है, यानी कि आप कोई भी कर्म कांड कर सकते हैं, पूजा पाठ बैठ कर सकते हैं, जैसे रिचुअल्स ना। आप धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है ना। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है। क्या कहा गया है? संविधान का लक्ष्य क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि प्रतिष्ठा में भी और अवसर में भी। ये नहीं होगा कि कोई व्यक्ति है तो उसकी अधिक प्रतिष्ठा है और आपकी कम प्रतिष्ठा है, ऐसा नहीं किया जाएगा। बात समझ रहे हैं। डीएम साहब हैं तो उनकी अलग प्रतिष्ठा है, आपका कम है, ऐसा नहीं है। डीएम के पद के अनुसार कुछ प्रोटोकॉल हो सकता है, मगर एज ए ह्यूमन डीएम साहब में, आप में, चाहे पीएम में कोई अंतर नहीं है। जितनी उनकी प्रतिष्ठा है, देखो बात समझो, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा और उसका प्रोटोकॉल अलग है, मगर नरेंद्र मोदी का अलग है। नरेंद्र मोदी, आपके प्रधानमंत्री का पद मरेगा नहीं, नरेंद्र मोदी अथवा आने वाले जो है वो जाएगा, पद नहीं मरेगा। बात समझ रहे हो? कोई भी है तो वही है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता आपको है। और व्यक्ति की गरिमा भी समझाए हैं कि अगर कोई दे रहा है तो आपकी गरिमा नष्ट नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? अब देखना, कोई कोई माता पिता भी होते हैं, बच्चे को अगर दे रहे हैं तो एक तो एहसान जताते हैं कि तुम्हारे लिए इतना करते हैं,
जनरली बच्चे लोग में नहीं करते हैं, आजकल हस्बैंड वाइफ में होता है, शुरू शुरू में शादी होता है तो, ठीक, कि तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं, तुम्हारे लिए ये करते हैं, तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, 10,000 का साड़ी ला कर दिए, 10,000 का ये लिया, ये सब गिनाना नहीं चाहिए। समझ रहे हो क्या कर रहे हो? तो उधर से गिनाएगी कि आपके लिए दिन भर हम सब कुछ छोड़ के आए, माँ बाप भाई बहन, दिन भर खाना बना रहे हैं, दिन भर ये कर रहे हैं, यही होगा। अरे कहने का मतलब इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप किसी के लिए कर रहे हैं तो गरिमा नष्ट नहीं कीजिए। नहीं समझ रहे हैं? अगर ये हम समझा रहे हैं, ये ठीक है, गरिमा किसी का नष्ट कीजिए। क्या बात कहा गया है? गरिमा। आप समझ नहीं रहे हो। आप जब जॉब करने जाओ प्राइवेट, तब समझ में आएगा कि गरिमा क्या होता है। आपको वो जॉब देगा ना तो आपको दबा कर रखेगा, आप बोल नहीं सकते। समझ रहे हैं? नहीं तो छोड़ दीजिए जॉब। और बिना मतलब का प्रेशर, बिना मतलब का बोलता रहेगा। तो वही सही हम पति पत्नी में समझाए हैं, दोनों एक दूसरे से है, ठीक। तो एक को नीचा दिखाना, एक के लिए कुछ कर रहे हैं तो एक को बताना, ये कहाँ तक उचित है? उसकी गरिमा नष्ट हो रही है ना जी। अगर आप उसके लिए कर रहे हैं तो वो भी तो आई है ना। तो दोनों एक दूसरे से है। तो हम समझाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति की गरिमा नहीं नष्ट होनी चाहिए, ठीक। और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है। और चौथा बात, संविधान ये बताता है कि कब लागू हुआ। कब लागू हुआ है जी? 26 नवंबर 1949। तो ये लागू हुआ है, बनकर तैयार हुआ है, ठीक। आंशिक रूप से यही 16 वो यहीं पे लागू हो गया था, ठीक। क्लियर है? अब हम आगे चाहे इसी में करते हैं, समझिए थोड़ा सा। ये बातें हम समझा दे रहे हैं, ये सब चलेगा कि ये करना क्या है। तो इसको मिटा दें, ये चीज समझा रहे हैं, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? मिटा दे ये। चलिए, प्रस्तावना क्लियर हो गया? समझना इसको ठीक से, ठीक। अब है प्रस्तावना क्या क्लियर कर देता है जी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये 5 को समझ लीजिए, आगे की क्लास में समझिएगा। पहला वर्ड है, देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या अर्थ होता है बताइए? जैसे बताइए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का इंग्लिश होता है सोवर्निटी, ठीक। देखो, अगर कोई राज्य है, बात समझो, अगर कोई राज्य है तो राज्य होने की परिभाषा हम बताए थे, क्या होना चाहिए? एक भूभाग होना चाहिए। किसी को राज्य तभी कहोगे, एक क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए, जमीन होना चाहिए। और उस जमीन में क्या होना चाहिए? लोग होना चाहिए ना जी, जनसंख्या होनी चाहिए। नहीं तो क्या रेगिस्तान का राजा बनोगे, ठीक। तो ये क्या होना चाहिए? जनसंख्या होना चाहिए। उस जनसंख्या का क्या होना चाहिए? एक संवैधानिक सरकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरकार होना चाहिए। और वो सरकार कैसी होनी चाहिए? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आप अभी समझिए, लोग लगाता है कि इंडिया में, देखिएगा व्हाट्सएप फेसबुक में चलता है कि इंडिया अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है, इंग्लैंड का बहुओं गुलाम है। ऐसे लोग कहता है, व्हाट्सएप फेसबुक में नहीं सुने हैं? अरे सुन लोगे, हाँ तो देख सुनी हुई है कि इंग्लैंड की महारानी आज भी आ जाती हैं, ऐसे चला जाता है आज भी, मतलब ट्रांसफर ऑफ ये हुआ, ऐसा कुछ है, सुने होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सोवर्निटी है। सोवर्निटी का अर्थ समझिए। सोवर्निटी का मतलब होता है कि अगर कोई देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, तो उसमें 2 बातें होंगी, ठीक। उसके आंतरिक मामले और बाह्य मामले में कोई देश हस्तक्षेप ना करे, और चाहे किसी के दबाव में डिसीजन ना ले। जैसे आंतरिक मामले और बाह्य मामले।
आप देखो गुलाम किसको कहेगा, आंतरिक मामले में क्या क्या आ सकता है कि सामाजिक निर्णय होगा ना, भारत अपना सामाजिक निर्णय स्वयं कर सकता है, आर्थिक निर्णय स्वयं कर सकता है, राजनीतिक निर्णय स्वयं कर सकता है, ये इसके आंतरिक मामले हैं। इसमें किसी का हस्तक्षेप है क्या, किसी अन्य देश का नहीं है। और बाह्य मामले या अंतर्राष्ट्रीय संधि करना, युद्ध करना, अपने सीमा किसी को दे देना, मतलब अपना राज्य दिया भी गया है, बांग्लादेश को दिया गया है हम कुछ जमीन ना, किसी को दे देना, युद्ध करना, शांति करना, हो सकता है इंटरनेशनल प्रेशर हो किसी संधि की वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोवरेनिटी नहीं है, हम अपना निर्णय स्वयं कर सकते हैं। अब दबाव के कारण कुछ और हो सकता है, बात समझ रहे हैं, और सब लोग दबाव में आ जाते हैं इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। आप अपने ऊपर देखो, आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, कोई डिसीजन ले सकते हो जो आपके ऊपर ना हो संपूर्ण प्रभुत्व हो। अगर घर के लेवल पर देखा जाए तो हो, पढ़ रहे हो अभी अंडर में हो, यही जॉब हो जाएगा तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, गार्जियन हो ना, जॉब हो जाएगा तो, बात समझ रहे हैं। हाँ ठीक, तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, क्लियर है, तो संपूर्ण प्रभुत्व समझ गए। अब समझिए समाजवादी, ये थोड़ा सा उल्टा है, इसको समझना थोड़ा सा आप देखिएगा, चलेगा, रहने दीजिए अभी समाजवादी। हाँ, समाजवादी थोड़ा सा उल्टा है और समझना है, और इसको अच्छी तरह से, क्योंकि कहता है क्योंकि हम लोग तो समाजवादी हैं, बात समझ रहे हैं। समाजवादी समझिए, दूसरा बहुत ही समाजवादी, बताइए समाजवादी क्या होता है, कोई जानते हो तो बोलिए। इसको बता दे अभी इसी में है, टाइम है ना, 2 ही हो पाएगा। देखो आप ना किसी समाजवादी से मिलोगे ना, ठीक, तो आप समाजवादी खुद हो जाओगे। गजब का विचारधारा है ये। विचारधारा 2 ही विचारधारा है, एक होता है पूंजीवादी, एक होता है समाजवादी। समाजवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं हम पर कोई आरोप नहीं लगाइएगा, ठीक है, कि ऐसे कह रहे हैं, हम विचारधारा की बात कर रहे हैं। एक समाजवादी समझ लीजिए, एक पूंजीवादी, तब समझ में आ जाएगा। समाजवादी और पूंजीवादी, बात समझ रहे हैं, समाजवादी और, दिख रहा है ना, दिख रहा है, और पूंजीवादी, ये समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए समाजवादी विचारधारा ये कहता है ना कि समाज में समानता होनी चाहिए, समाज को सर्वोपरि रखा जाता है। समाज बोले तो आप भी, अब ऐसे सोचिए, थोड़ा आप लोग विचार कीजिएगा कि आप इस धरती पर जन्म लिए ना, इस धरती के जितने संसाधन हैं, तेल का कुआं है, चाहे जो भी आप कमा रहे हो, जिससे धन अर्जित कर रहे हो, आप देखोगे अगर धन अर्जित करने का स्रोत जो है धरती ही है, तो जो भी धन अर्जित कर रहे हो वो क्या एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए है कि आप इस धरती पर जन्म लिए हो इस नाते सबका है, जो इस धरती पर है? क्या प्राकृतिक संसाधन पर एक आदमी का अधिकार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो समाजवादी विचारधारा ये कहता है कि हम इस धरती पर आ गए हैं तो जितना भी भूभाग है उस पे सारे समाज का हक है। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझो कि जैसे रिलायंस है, अंबानी है, अडानी है, वो अपने शादी विवाह में इतना खर्चा कर रहे हैं, सुनते होंगे कि कई करोड़ बेटी में कर दिए, ये कहाँ से पैसा आ गया? काम तो करते नहीं है, एक मजदूर आदमी भी दिन भर काम करता है, वो भी करता है, तो वो प्राकृतिक संसाधन पर हक जमा कर बैठे हुए हैं और उसी का मुनाफा कमा रहे हैं और लोगों को ये दे रहे हैं, तो ये पूंजीवादी है, समझ रहे हैं। मगर समाजवादी जस्ट इसके विपरीत है, वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज सर्वोपरि है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक, इसमें सब में बंटना चाहिए। तो हाँ, बराबर बराबर। तो इसका तरीका होगा
कि बंदरबाट कर लिया जाएगा, सब कोई लूटने लगे, वो आगे अभी समझा रहे हैं। पहले समाजवादी का समझिए। समाजवादी विचारधारा क्या कहता है जी? समाज सर्वोपरि है। क्या कहता है? समाज सर्वोपरि है, मतलब समाज ही सबका है। समाज बोले तो जितने भूभाग में लोग रह रहे हैं। और सबसे बड़का बात समाजवादी विचारधारा कहता है कि संसाधनों का समाजीकरण हो, संसाधनों का समाजीकरण हो। अब मतलब संसाधनों का समाजीकरण कहने का अर्थ ये समझिए कि जैसे पेट्रोल का कुआं है, ठीक, तो समाजवादी विचारधारा ये कहता है ना कि पेट्रोल का कुआं है, तो उस पेट्रोल के कुआं का जो भी प्राकृतिक संसाधन है, ये एक आदमी पर इसका अधिकार नहीं है, ये पूरे समाज के लोगों का है। तो हो क्या, उसके सिस्टम है कि या तो बराबर बराबर बांट दिया जाए, सब लोग हिस्सेदार हो जाए, या तो एक सरकार चुनी जाए, ठीक, जो उसमें वर्कर काम करे। बात समझिए, वर्कर काम करे और उस काम का उसका तनख्वाह दिया जाए, मगर जो वो कंपनी लाभ उठाएगी उस लाभ को भी पूरा समाज में बांट दिया जाए। ये समाजवादी विचारधारा है। अब पूंजीवादी क्या कह रहा है विचारधारा कि जैसे तेल का कुआं है, हम ले लिए, ठीक, हम लेकर वर्कर काम कराए, आपके काम के बराबर आपका मेहनताना दे दिए और उसका लाभ हम रखे। इसीलिए अंबानी अडानी पैसा वाले हैं, क्योंकि वो पूंजीवादी है। भारत में किस तरह का अपनाया गया है, बात की बात चर्चा होगी। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये समाजवादी विचारधारा और देशों में लागू नहीं है, मगर भारत में क्या है, बात का बात समझ रहे हो बात का ना, कि जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस में जो काम कर रहे हैं वो प्रतिदिन का हो, मगर रिलायंस का जो लाभ हो उस सब भारत के प्रत्येक नागरिक में बटे। तो इसके लिए तरीका है, प्रक्रिया है। तो यही चीज सरकार कर ले ना, तो सरकार उसका लाभ करे और जनता में बांट दे, तो पूरा समाज का बराबर बराबर बढ़ जाएगा। नहीं तो ये तरीका है कि साम्यवाद हो जाएगा कि सबको बांट दिया जाए, सब लोग जाकर लूट ले, ऐसे नहीं बंदरबाट हो जाए। उसका भी अभी समझाएंगे। तो समाजीकरण समझ में आ गया, संसाधनों का, गरीब मजदूर का शोषण ना हो। देखते हैं समाजवादी पार्टी है नहीं, कहते हैं तो समाजवादी लोग हैं, आपको भी पसंद आने लगेगा समाजवादी। गरीब का शोषण नहीं, शोषण नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात समाजवादी है कि संसाधनों का समाजीकरण होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? और वंचित वर्ग जो है उसके महत्व दिया जाए, कि क्योंकि वो मानता है कि सारे बे समाज में सब लोग बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। आर्थिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर, किसी भी लेवल पर कोई नीच और बड़ा नहीं है। बात समझ रहे हैं? शोषित वर्ग का, शोषित वर्ग का मतलब महत्व देता है। वंचित और शोषित वर्ग का महत्व होना चाहिए, का महत्व होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? समाजवादी विचारधारा यह कह रहा है, पूंजीवादी जस्ट इसके विपरीत है। समाज सर्वोपरि नहीं, हम हैं, मेन है सर्वोपरि हम हैं, हम लोगों को काम कराएंगे, उनका अपना मेहनताना देंगे, लाभ हम रखेंगे और अपने पास पूरा खर्चा करेंगे। जैसे लोग इंडिया में आप देख रहे हैं, नहीं तो कहाँ से पैसा, आप फेसबुक व्हाट्सएप पर देख रहे हो कि कौन अंबानी इतना का मोबाइल रखी है, उतना कितना करोड़ की शादी में इतना खर्चा, कहाँ से पैसा आया? एक जीवन में आप तो नहीं कमा सकते, क्योंकि यही पूंजीवादी वजह से आया। बात समझ रहे हैं? तो कैपिटलिस्ट है, ये सोशलिस्ट है। तो अब ये चीजें हो, बात समझ रहे हो, ये चीजें हो समाजवादी में। भारत में क्या अपनाया गया हम बताएंगे, नहीं तो यहां से द्वंद्व हो जाएगा, दो धारी तलवार की तरह हो जाएगा। आपको अगर पूरा जानकारी नहीं मिलेगा तो ये दो धारी तलवार है, माने भटक जाएगा। ठीक, तो ये चीजें कैसे हो, तो एक है साम्यवाद। ये क्या है? साम्यवाद कहिए चाहे मार्क्सवाद कहिए, क्या है? साम्यवाद। साम्यवाद, इसी को लोग मार्क्सवाद कहता है। एक है लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक समाजवाद। देखो,
एक ये कहता है कि ये चीजें तो करनी है, लक्ष्य है, दोनों का लक्ष्य है यही। बात समझिए, समाजवाद का मतलब ये हुआ, और दोनों का क्या लक्ष्य है, यही प्राप्त करना है। तो दोनों का जब लक्ष्य प्राप्त हो तो एक कहता है कि साम्यवाद विचारधारा कहता है कि वो मानता है कि एक वर्ग शुरू से अमीर है और एक वर्ग शुरू से गरीब है, ये पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है शुरू से ही। तो साम्यवाद कहता है कि जो अमीर है उससे लेकर गरीब को देकर बराबर कर दो, छीन कर। तो इसके लिए संघर्ष होगा, बराबर तो इसको भी करना है। तो ये साम्यवाद तरीका से, ऐसे भी लोग हैं कि चीन है, रूस है, कुछ हद तक है, इस तरह का है कि गरीब अमीर से लेकर गरीब को दो अब बराबर करो, सबको समाजवादी है। एक लोकतांत्रिक जैसे भारत है, ये कह रहा है कि एक चुनाव हो, एक आदमी चुने, लोकतांत्रिक रूप से कानून बने, योजना बने और लोकतांत्रिक तरीके से भारत में लगभग बांट दिया जाए। कौन अच्छा लग रहा है? हाई अच्छा लग रहा है, मार करवाइएगा। हाँ टाइम लगेगा, मगर ये संभव है नहीं। सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ना, उससे ज़्यादा टफ है प्रैक्टिकली। तो लोकतांत्रिक तरीके से मतलब एक सिस्टम हो, एक प्रक्रिया हो, बात समझ रहे हैं, और उस प्रक्रिया के तहत आपको, जैसे नहीं बताया कि एक सरकार हो, सरकार अपना उसमें वर्कर रखे, जैसे रेलवे है, ठीक, रेलवे अपना काम कर रही है, रेलवे का जो प्रॉफिट हो वो सारे भारत में बांट दिया जाए, चाहे उन्हीं के काम में लगा दिया जाए। इसीलिए लोग कहता है कि मोदी सरकार पूंजीवादी है, समाजवादी नहीं है, इस तरह के आरोप लगते हैं। और जो लोग समझ रहे हैं तो कहता है हम लोग तो समाजवादी लग हैं, यानी कि हम नहीं चाहते हैं कि पूंजीपति बढ़े, एक ही आदमी अमीर हो जाए। ये है, आप देखते होंगे पॉलिटिक्स में कहते हैं कि हम समाजवाद के प्रबल प्रदक्ष हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद हो। साम्यवाद तो है ही नहीं, ये तो इससे मार है, झगड़ा है, ये थी हो जाएगा, तुरंत छीन छान के बराबर कर दो। बात समझ रहे हैं? तो भारत में किस तरह का है? लोकतांत्रिक। अब इस पर केसो हुआ, अब थोड़ा इसी पर बात कर लो, सुन लो, ठीक है, समाजवाद तक ना। इस पर हुआ क्या कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, ठीक, कि भारत में कैसा समाजवाद है, ठीक। तो एक डीएस नकारा केस, हाँ केस हुआ था, डीएस नकारा केस, बात समझ रहे हैं, लिख लीजिए कि समाजवाद, अरे ये बाद में जोड़ा गया है ना, ये तो जोड़ा गया है ना, इंदिरा गांधी हो ना, समाजवादी पंथ निरपेक्ष इंदिरा गांधी ने जोड़ी थी, हाँ। तो ये इस पर केस हुआ भी है, बात समझ रहे हैं। तो भारत में समाजवाद कैसा है देख लीजिए, समझिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये समाजवाद को जोड़ा गया तो केस हुआ कि भारत में किस तरह का समाजवाद है, हाई वाला है कि हाई वाला है, कि जिसके पास है लेकर बांट कर बराबर कर दो, और जिसके पास नहीं तो लोकतांत्रिक वाला है। तो डीएस नकारा केस हुआ, क्या हुआ? डीएस नकारा केस 1882, लिख लीजिए, डीएस नकारा ना 1982 हो गया, डीएस नकारा केस 1982। इसमें भारत को समाजवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में समाजवाद कैसा है, भारत में समाजवाद का स्वरूप क्या है, साम्यवाद वाला है कि हाई वाला है, समझ रहे हो? ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो देखिए अब आपको समझिए कि समाजवाद में क्या कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का पहला वर्ड आया कि पालने से लेकर कब्र तक सुरक्षा प्रदान की जाए, तब जाके भारत में इस तरह का समाजवाद है। पालने से लेकर कब्र तक सुरक्षा। अब देखो थोड़ा सा प्रदान, आप ना जन्म लेते ही देखते हो सरकार पैसा दे देती है, जैसे ही बच्चा गर्भ में आया नहीं कि सरकार इस तरह का बातें कर रही है, ये समाजवाद को बढ़ाने के लिए
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में समाजवाद का है कि पालना यानी कि झूला है, वहाँ से लेकर व्यक्ति के कब्र तक उसको हर तरह का सुरक्षा प्रदान किया जाए, तब जाके ऐसा भारत में समाजवाद विकसित होगा। इस तरह के समाजवाद की हम चर्चा कर रहे हैं, ना कि साम्यवाद, ना कि लोकतांत्रिक समाजवाद। है कुछ अंश है उसका, मगर पूरी तरह ना है। इसी तरह देखिएगा कि महिलाओं को सुरक्षा, हर तरह के फ्री में मेडिकल में, हर तरह के शिक्षा की व्यवस्था कि इसकी जिम्मेवारी है, और किस हद तक सरकार करती है, सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार अच्छी है तो बहुत ज़्यादा करेगी, इस तरह नहीं छोड़ेगी। अब ये डिपेंड करता है सरकार पर ना, मगर कहा गया है कि पालने से लेकर कब्र तक सुरक्षा प्रदान की जाए यहाँ के नागरिकों को। समझ रहे हैं बात को? हैं? नहीं समझे? इसीलिए देखिएगा कि सरकार के बहुत सारे कदम उठते रहते हैं ना। दूसरा चीज, आय की असमानता को दूर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कहा कि आपको समाजवाद लाना है ना, तो हाई मत लाइए, हाउ मत लाइए, ठीक। आय की, इसको तो रहने दीजिए, आय की असमानता को दूर किया जाए। अब कैसे किया जाएगा ये प्रक्रिया है, इसीलिए देखिएगा आरक्षण जो भी है कि आय का स्तर बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से समाजवाद लाया जा सकता है। अरे समाजवाद लाने का तरीका क्या है कि सबको लेकर बांट दो, कि दोनों का आय बढ़ाकर बराबर कर दो। बराबर करने का दो तरीका है कि इसको छीन कर इसको दे दो, और नहीं तो इसको बढ़ा दो। ये भी तो बराबर है, एक है बड़ा एक है छोटा, तो इसका काट कर इसको दे दो, ये कौन सा बात हुआ? और नहीं तो थोड़ा सा मेहनत करो, इसको बढ़ा दो, तो ये ना ज़्यादा उचित हुआ। तो ये कहा गया है कि आय की असमानता को दूर किया जाए, तब भारत में समाजवाद आ सकता है। और जीवन स्तर की असमानता को दूर किया जाए। क्या किया जाए? जीवन स्तर की असमानता को दूर किया जाए। जीवन स्तर समझ रहे हो? लिविंग स्टैंडर्ड, ये बहुत मायने रखता है। लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड कहने का मतलब देखिएगा, आप जो से आ रहे हो, ट्रेन में धक्का खाते आ रहे हो, चाहे टेम्पू से आ रहे हो, चाहे ऊपर लटक के आ जा रहे हो, चाहे कसम आ जा रहे हो, एक वही व्यक्ति आ रहा है पढ़ने कार से आ रहा है, तो लिविंग स्टैंडर्ड देख रहे हो। आप पढ़ रहे हो, बस पंखा है, एगो जगह हइयो ना है, ठीक, कोई एसी में पढ़ रहा है, कामवा वही हो रहा है, पढ़ वो भी रहा है, एसएससी का तैयारी वो भी कर रहा है, बीपीएससी का वो भी कर रहा है, मगर उसका स्टैंडर्ड देख रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि अगर भारत में समाजवाद लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जीवन स्तर की असमानता को दूर करना पड़ा, और मजदूर, शोषित और वंचितों का कल्याण करिए। मजदूर, शोषित और वंचित का कल्याण कीजिए। अब ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट यही मुख्य रूप से 4 बातें कहा अपने समाजवाद में, डीएस नकारा केस में। इसमें ये बताओ कि हई कहा है कि संसाधनों का समाजीकरण हो? नहीं ना कहा है, यानी कि पूंजीवादी छोड़ दिया गया है। इसीलिए भारत में दोनों है, यानी ये नहीं कहा गया है कि आप संसाधनों का समाजीकरण कर दीजिए, बांट दीजिए बराबर बराबर, चाहे लाभांश को बांट दीजिए, चाहे ऐसा ही बांट दीजिए। यानी भारत में समाजवाद जो है, अगर पूछ दे कि भारत में कैसा समाजवाद है, ठीक, तो नहीं, आप ऐसे कह सकते हो क्वेश्चन में भारत में समाजवाद है, तो ऑप्शन रहेगा साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, समाजवाद, और एक रहेगा विशिष्ट समाजवाद। क्या मारोगे? विशिष्ट, कुछ हट के है। ये कहाँ कहा गया है? समाजवाद का मेन है लक्ष्य कि संसाधनों का समाजीकरण होना चाहिए, मगर भारत में ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहा? नहीं कहा। ये है आपका पूरा समाजवाद। अब है एक पंथ निरपेक्ष, और तब है लोकतंत्रात्मक, और तब है गणराज्य। ठीक, अब कल के क्लास में यही होगा। क्लियर है? ध्यान देते हैं।